आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग सब टाइटल जो है सेकंड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म बन गया। तो जब इसको देखेंगे तो ये चैप्टर अभी तक का जो टॉपिक है बच्चे लोगों को या स्टूडेंट लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि आखिर ये है क्या भला, इसमें क्या बताना चाह रहा है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर जब, क्योंकि हम लोग मिड 18th सेंचुरी में देख रहे हैं, 18th सेंचुरी मतलब कि मिड 18th सेंचुरी 1750 के बाद से देख रहे हैं, तो वहाँ पर यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था जो आज हम देखते हैं, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो उसमें क्या था, वहाँ पर कौन थे। तो यानी आप देखेंगे कि जो वहाँ पर यूरोप में, पहले तो यूरोप में मिडिल, अगर आप मिडिल में जाएंगे यानी 1273 से जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि वहाँ पर हैब्सबर्ग कौन सा था, याद रखिएगा। हैब्सबर्ग, जैसे हम लोग के यहाँ पर राजा थे कि मुगल राजा थे, तो कभी मगध राजा थे, माने कि जैसे मौर्य थे, गुप्ता डायनेस्टी थे, गुप्ता थे, ठीक उसी तरह से वहाँ पर 1273 से, यानी जो आप कहेंगे कि 11th सेंचुरी या 13th सेंचुरी से लेकर तो वहाँ तक टिल फर्स्ट वर्ल्ड वार तक तो हैब्सबर्ग एम्पायर था, यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य था। और वो यूरोप का बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल पावरफुल शाही घराना था। यानी उस समय देखें कि ब्रिटेन में भी जैसे एक राजा था, जैसे हम लोग को ब्रिटेन अधिकार किया था तो वहाँ पर भी राजा था, अभी भी राजशाही है, लेकिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है। तो हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो यूरोप का बहुत ही शक्तिशाली, एकदम पावरफुल और प्रभावशाली शाही घराना था। अब ध्यान से समझिएगा तब आप इसको टॉपिक को पूरे अच्छी तरीके से आप समझ जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं, यानी 13th सेंचुरी 1273 से, यानी 13th सेंचुरी से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी 1980 तक, ठीक है। सेंट्रल यूरोप, जो यूरोप का जो पूरा भाग है, जो बीच का पार्ट सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में, इसका सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में यहाँ पर मोनार्की था। जैसे अगर इस लाइन में भी देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप आप देख रहे हैं इस तरीके से ये लिखा हुआ है, अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। पहले इसको हम आर लाइन में, यानी जो 13th सेंचुरी में वहाँ से 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में हैब्सबर्ग का शासन था, हैब्सबर्ग साम्राज्य का। अब ये देश सोचें क्या एक कोई, माने कि एक देश में था, नहीं। आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारा अलग अलग राज्य, माने अलग अलग उस समय जैसे बिहार, उड़ीसा, इस तरह का राज्य, तो उस तरह के वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के लोग थे। तो वहाँ पर जो देख रहे हैं, या कोई एक, माने कि कह सकते हैं कि एक देश नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों और रियासत में छोटे मोटे राजा का एक समूह था। और समूह कौन चला रहा था, वो चला रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर, यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य। और उसमें आज के उस समय जैसे इसको ऑस्ट्रिया हंगरी भी इसके अंदर आता था, इसलिए अगर इसमें कहेंगे तो इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, तो इसलिए कभी कभी इसको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर भी कहा जाता था, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। कहीं लिखा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, यहाँ देखिए इसको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, यानी इस जो मिडिल में था, यानी 13th सेंचुरी से फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। तो इसमें जो यह मैंने क्या बोले कि बहुत देशों का ये कलेक्शन था, मैंने कि अलग अलग था। तो इसमें ऑस्ट्रिया आते थे, हंगरी आते थे, बोहेमिया नाम या बुक में दिया कि नहीं, बोहेमिया या टेरोल आते थे। तो बोहेमिया जो थे वो चेक गणराज्य के देश में है, या फिर क्रोएशिया, इटली, इटली था ही नहीं तो, यानी इटली का जो इटली इसमें बता रहे हैं, इसके हिस्से आते थे। यानी हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था इसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, क्योंकि अलग अलग प्रांत थे। अगर आप आज के देश में भारत में भी देख लीजिए तो अगर हम यूपी में है तो वहाँ लगभग खड़ी भाषा बोली जाती है, हरियाणा तो हरियाणवी बोली जाती है, साउथ तरफ चल जाइएगा तो केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, तो ये आंध्रा में माने कि वहाँ तेलुगु बोला जाता है। तो यानी देख लीजिए इंडिया में भी अलग अलग भाषा है, तो वहाँ पर भी यह माने कि हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था कोई एक लैंग्वेज नहीं था, यानी अलग अलग भाषाओं और संस्कृति कल्चर में अलग थे, बोलने वाले लोग थे। जैसे जर्मन वहाँ बोला जाता है, मैग्यार भाषा बोला जाता था, यानी जर्मनी मैग्यार भी बोला जाता था, यानी इटालियन भी बोला जाता था, स्लाव भी बोला जाता था, सब एक साथ रहते थे। फिर 1804 से, मैंने 1804 से बोले कि इसको ऑस्ट्रिया हंगरी भी कहा जाने लगा, ठीक है, नया नाम भी जाने लगा। फिर 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये टूट गया। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया, अगर इसको ध्यान से 2-3 बार वीडियो को
पहुँच करके रिवर्स करके इसको देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब इसको आते हैं पढ़ते हुए देखते हैं। तो पढ़ते हुए देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, मिड 18th सेंचुरी का देखेंगे, यानी हम तो बोले कि 13th सेंचुरी से लेकर है, तो क्योंकि हम लोग मिड 18th सेंचुरी को देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो 18th सेंचुरी था, तो 18th सेंचुरी का मिडिल पार्ट था। तो उस समय क्या हो रहा था, तो इसी को बोल रहे हैं कि यूरोप विल फाइंड देयर नो नेशन स्टेट। आज के डेट में देख रहे हैं तो कोई नेशन स्टेट नहीं था। तो ये क्या था, जैसे आज के डेट में जो जितना भी देश को जान रहे हैं, तो वी नो डेट टुडे जर्मनी, जर्मनी छोटा छोटा प्रांत में बटा हुआ था, प्रसिया, फिर छोटे छोटे स्लाव, ये सब क्या क्या, इटली, इटली भी उससे बताया था, लंबाडी, सिस्किनी, सिसी ऑफ 2 स्टेट, ठीक है, पेपल स्टेट, स्विट्जरलैंड, ये सब कोई कंट्री नहीं था उसमें, सब इसके अंदर हेम्सबर्ग एम्पायर करता था। वी आर डिवाइडेड इनटू किंगडम, ठीक है, फिर डजेस या कैंटोन्स, ये सब भी माने कि किंगडम, साम्राज्य, ये छोटे होते थे उससे, और सबसे छोटा कैनोन्स होता था। तो यानी देख रहे हैं कि वो उसमें डिवाइड था। फिर हुज रूल हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, मैंने चल रहा था यानी राजा के अंतर्गत होता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप बताया कि अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की एंड हेब्सबर्ग पर विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, ये एक ऐसा क्षेत्र था कि उसमें अलग अलग प्रांत के लोग रहते थे, अलग अलग प्रांत के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जैसे वो लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी के जैसा नहीं देखते, या कॉमन कल्चर, उन्होंने कल्चर एक नहीं था। जैसे इंडिया में क्या है, ठीक है, तमिलनाडु है, अलग भाषा बोला जाता है, वहाँ अलग खान पान है, लेकिन हम लोग हर तरह का हर चीज़ खाते हैं और हम लोग आराम से रहते हैं, यानी कल्चर जो हम लोग का एक है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चनिटी है, ये हम लोग जब भी होता है कोई भी त्यौहार तो सब मिलजुल कर मनाते हैं, यानी हम लोग अनेकता में एक हैं, माने हम लोग क्या हैं कि एक यूनाइटेड है डाइवर्सिटी में। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे वहाँ बोले कौन कौन भाषा बोला जाता था, तो वहाँ देखे कि हम बताया कि वहाँ का लोग भाषा था जैसे जर्मन, मैग्यार, ये सब भाषा बोला जाता था। एंड बिलोंग टू डिफरेंट इथेनिक ग्रुप, यानी इथेनिक ग्रुप में जैसे अभी हम बताए हेब्सबर्ग एम्पायर किसके अंडर का था, पूरा यूरोप। तो यानी द हेब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, उसको ऑस्ट्रिया हंगरी कहा था। फॉर एग्जाम्पल वाज पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन, अलग अलग प्रांत और अलग पीपुल, जैसे हम बताया, अब इसमें दिखने लगा आपको जो बताए थे। इट इंक्लूड अल्पाइन रेस, अल्पाइन रेस हम बताया कि नेपोलियन था, ये इटली में था, जो मैंने कि फ्रांस को क्रॉस करके माउंट एल्प को पार कर गया था, जो कि पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल कहा गया, लेकिन उसने आई इम्पॉसिबल किया। फिर वहाँ मैंने ट्रायल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सुडेनलैंड हो गया, एज वेल एज द बोहेमिया, बोहेमिया जैसे मैं बताए थे कि बोहेमिया जो आजकल बोहेमिया जो है चेक गणराज्य में, चेक देश है इसका, बोहेमिया पहले दोनों मिला के चेकोस्लाविया बना था, फिर चेक और स्लोवाकिया अलग अलग देश में बट गया, तो यहाँ हो गया। वी आर द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रोमिनेंट जर्मन स्पीकिंग, यानी बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, इस सब में जर्मन बोला जाता था, यानी लैंग्वेज में था। इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबाडी, यानी लंबाडी जो आज ब्रिटेन सॉरी इटली में है, फिर वेनिसिया, ठीक है, इस सब में वहाँ पर इटलियन भाषा बोला जाता था। अब हंगरी जो है वो भी हेम्सबर्ग एम्पायर में था, यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, ठीक है, वाइल अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट, माने उपभाषा, जैसे हम लोग हिंदी भाषा है, लेकिन हिंदी का उपभाषा भोजपुरी है, भोजपुरी, या फिर माने कि मगही है, हरियाणवी, ये सब हिंदी जैसा है। इन गलेशिया द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी हमारे एरिस्टोक्रेसी किसको खाया था, स्पोक पोलिस, ठीक है, पोलिस में होता है। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेट ग्रुप देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ एम्पायर, बहुत सारे लोग रहते थे। एंड मास ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे तो ज़्यादातर जो प्रजा था पीजेंट था, किसान था। बोहेनिया स्लोक्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ में दो लोग थे, बोहेनिया और स्लोक्स में, स्लोवेंस इन द कार्मेना कैरोस इन द साउथ, रोमन्स इन द ईस्ट, फिर जाके इन ट्यूनेशिया। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, यानी वहाँ पर यूनिटी नहीं था। इसलिए देखिएगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके पीछे भी एक कारण था हेब्सबर्ग एम्पायर, या उसमें और देखें क्या कि हम लोग ऑटोमन एम्पायर भी इसको कर सकते हैं, एक अलग है ऑटोमन एम्पायर। द ओनली टाइप बाइंडिंग द डाइवर्स टुगेदर एक कॉमन एलिगेंस ऑफ द एम्पायर, यानी सब लोग एक साथ थे। तो उस समय क्या था, राजा को सब कोई माने कि भगवान के जैसा मानते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेशनलिज्म, यानी वहाँ से जो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा हम इसको बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं टॉपिक में बताते जा रहे हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, फिर यूरोप में कैसे आया।
तो इस टॉपिक में इस बार 2025 में क्वेश्चंस सीबीएसई में, फिर मैंने कि हरियाणा बोर्ड में, जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हमको उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं कि यहाँ पर इसको क्विक हम लोग देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट डेट्स। जैसे हम बोले कि 1797 में नेपोलियन कहाँ गया, इन्वेड इटली, यानी माउंट एब्सो करके इटली पहुंच गया। नेपोलियन वार बिगन, यानी नेपोलियन स्टार्ट वार हो गया। 1814 से लेकर 15 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बियाना हुआ, यानी बियाना, ट्रीटी ऑफ बियाना हम देखेंगे, पीस सेटलमेंट हुआ, यानी जो बैटल ऑफ वाटरलू, यहाँ याद रखिएगा 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। फिर इसको हम कल ही हम लोग बताए थे कि नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया था, तो नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया गया था। ठीक है, यानी 18 जून 18 जून 1815 को उसको मैंने कि बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और उसको कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना आइलैंड पर दिया, जहाँ पर वो मैंने कि डेथ कर गए 1821 में 5 मई को। फिर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक में जो आंदोलन हुआ स्वतंत्रता के लिए, तो 1821 हुआ। फिर 1848 में अगर देखेंगे तो रिवोल्यूशन इन यूरोप, यानी यूरोप में फिर से क्रांति स्टार्ट हो गया। चाहे आर्टिसन हो, कलाकार हो, इंडस्ट्री वर्कर हो, किसान हो, पीजेंट हो, रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, इनको लोग बस खाने का सामान नहीं था, तो उसके लिए आंदोलन बोल दिया। फिर मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव। फिर यहाँ पर 1859 से 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसको आगे हम लोग समझेंगे। फिर 1866 से 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। तो ये जो सब इम्पोर्टेंट है। फिर 1905 में स्लोप नेशनलिज्म के इधर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पर, इसको आप आराम से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब एरिस्टोक्रेसी का सिर्फ हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, फिर बोरिंग ना हो जाए। तो वहाँ पर इसको जो एरिस्टोक्रेसी कहते किसको थे, याद रखिए। एरिस्टोक्रेसी मैंने कि जैसे हिंदी में अगर इसको कहिएगा तो अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग होते कहते थे जिसको टाइटल दिया जाता था, जैसे कैनोन का, डजेस का, ड्यूक का, अर्ल का, बैरन का। तो वो टाइटल अगर हमको मिला तो मेरा बेटा को भी वो टाइटल मिल जाएगा, यहाँ बेटा बेटी जो भी होगे, यानी जो उपाधि मिला हुआ वंश के अनुसार, यानी जो राजा के अनुसार ये सब उपाधि मिल गया है, तो उसको हम लोग माने कि एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अब एक तो वो ग्रुप हो गया। दूसरा जिसका बहुत सारा जमीन है, लैंडलॉर्ड्स है, तो वो भी एरिस्टोक्रेसी के अंदर आता था। तीसरा होता था कि ये राजा के नीचे, जो राजा को सपोर्ट करने के लिए जो लोग वर्क करते थे, वो भी एरिस्टोक्रेसी के अंदर आते थे। अब ये क्या करते थे एरिस्टोक्रेसी, इन लोगों का जितने भी एरिस्टोक्रेसी है, चाहे जिनको टाइटल मिल गया, चाहे जिसके पास बहुत सारा लैंड है, या फिर जो राजा के सबऑर्डिनेट थे, वो सब मिलके आपस में फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे जब भी मिलते होते थे। और उनका एक काम था कि आपसी में सब टाई अप था, शादीशुदा सब जीव भी था, सब एक चीज़ कर रहे थे। यानी अगर ब्रिटेन में भी देखेंगे, जो वहाँ से इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आता था, तो ड्यूक ऑफ एडमिरा होता था, एडमिरा का ड्यूक कराता था, यानी ड्यूक टाइटल है। या अल्प अल्प माने कि वोल्टिना होता था, यानी ये सब जो टाइटल था वो सबको ही एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। फिर हम लोग देखेंगे न्यू मिडिल क्लास, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ज़्यादा ये बोरिंग नहीं हो जाए। और एक चीज़ बताइएगा, क्या देखिए सब्सक्राइबर इस वीडियो में है, इस यूट्यूब चैनल में कोई बन नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है क्या मैं पढ़ा पा रहा हूँ ठीक से, क्या मैं समझा पा रहा हूँ ठीक से। तो अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो कम से कम कमेंट कर दीजिए। हम नहीं बोल रहे कि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक आसान तरीके से इसको पढ़ें। तो ये कर दीजिए, क्या वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो हमको क्या सुधार करना होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।